तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ का एक और महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है रैखिक तथा द्विघात समीकरण। ठीक है, पहले सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद इसमें जो भी आपके थ्योरी आएगा उन सारे थ्योरी को हम लोग देखेंगे। चलिए, हेडिंग है, पहला हेडिंग है लीनियर इक्वेशन। ठीक, लीनियर इक्वेशन को रैखिक समीकरण कहा जाता है। रैखिक समीकरण डिफिनीशन होता है कि वैसा समीकरण जिसमें चर संख्या का अधिकतम घात एक होता है। चर संख्या का अधिकतम घात एक होता है, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। यानी कि डिफिनीशन है कि वैसा समीकरण जिसमें चर संख्या का अधिकतम घात कितना होता है, एक होता है। ठीक है, अगर इसके रूप की बात किया जाए तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है ax + b = 0 लिखा जाता है। ठीक है, जैसे इसमें घात कितनी होती है, तो घात देखिए कुछ नहीं है, तो क्या है, एक है, अगर चर संख्या का और है तो x है। ठीक है, a क्या है, तो x का गुणांक है, और b क्या है, तो अचर संख्या। ठीक है, या अचर पद इसको लिख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे जैसे कि 2x। ठीक है, 2x = 0 लिखेंगे, तो लिखे तो यहाँ पे x का पावर कितना हो गया, 1 हो गया, तो इसको करेंगे रैखिक। ठीक है, दूसरा देखिएगा x + 4 = 0, यह भी रैखिक समीकरण है क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है, 1 है। और एक देखेंगे x - 5 = 0, ये भी जो होता है रैखिक होगा क्योंकि इसमें घात क्या है, ठीक, दोनों लोगों का। ठीक, तो इन लोग को आईपैड का भी फॉर्म दिलाएगा, दे दीजिएगा फॉर्म। हो गया है, ठीक, चलिए जी, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब इसका ग्राफ देखेंगे। चलिए, तो अब देखा जाएगा ग्राफ। ग्राफ की बात करें तो लिखेंगे कि रैखिक समीकरण का ग्राफ सरल रेखा होता है। सरल रेखा होता है। रैखिक समीकरण का ग्राफ जो है सरल रेखा होता है। यह x अक्ष या y अक्ष को सिर्फ एक स्थान पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये रैखिक समीकरण का ग्राफ जो है सरल रेखा होता है। इसमें जब ग्राफ खींचा जाता है तो इसमें दोनों में से कोई एक लाइन इंटरसेक्ट होती है। अगर हम y = px का ग्राफ खींचते हैं, यानी x का ग्राफ खींचेंगे, तो रेखा जो है x एक्सिस को काटेगा, ऐसे काटेगा। ठीक है, या फिर इस साइड काटेगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ जो है किसका ग्राफ है, तो y बराबर किसका है, px का है। ये भी किसका ग्राफ है, y = px का है। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है सरल रेखा होता है। ठीक, अब इसका शून्यांक देखेंगे। जीरोज ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि रैखिक समीकरण का शून्यांक। रैखिक समीकरण का शून्यांक, तो सबसे पहले इसका हम रूप देखेंगे।
रैखिक समीकरण का तो होता है ax प्लस b इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। अगर हम x का वैल्यू निकालें यानी x का शून्यांक निकालें तो क्या होगा ax बराबर माइनस बी होगा। अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस बी बटा a हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का माइनस b क्या है, तो b है अचर, अचर पद या अचर संख्या, और a क्या है तो x का गुण। ठीक है, तो ये क्या है x का गुणक, x का गुणांक। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे x का शून्याङ्क जो है सिर्फ एक निकल रहा, माइनस बी बाई ए के रूप में निकल रहा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि रैखिक रैखिक समीकरण का सिर्फ एक शून्याङ्क होता है, सिर्फ एक शून्याङ्क होता है, हल कराते हैं। ठीक है ना, रैखिक समीकरण का सिर्फ एक शून्याङ्क यानी हल होता है। ठीक, तो ये रहा रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण को जब हम लोग हल करेंगे तो सिर्फ इसका एक ही वैल्यू आएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कहेगा कि x माइनस फोर इक्वल टू जीरो, एक्स का वैल्यू निकालो तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखेंगे 2x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, तो 2x का वैल्यू निकालेंगे तो उधर गया तो 5, x निकालेंगे तो 5 बटा 2, यानी आपका आंसर हो गया 5 बटा 2। क्लियर, तो ये रहा रैखिक समीकरण। आगे चलकर हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे कि अगर रैखिक समीकरण पेयर में दिया रहेगा तो क्या होगा। जैसे कि दो चर का रैखिक समीकरण आए तो उसका हल कैसे करेंगे उसको भी समझेंगे आने वाले टॉपिक में। या फिर यही पे समझ लेते हैं दो चर का लीनियर इक्वेशन हो गया। अब हम देखेंगे दो चर का रैखिक समीकरण। दो चर का रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, दो चर का रैखिक समीकरण किस प्रकार से होता है इसको समझेंगे। ठीक है, तो दो चर का रैखिक समीकरण का फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, पहला हो गया समीकरण, पेयर में ए रहेगा तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। बहुत बार जो है इससे ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राफ किस प्रकार से होगा। ठीक है, ये समीकरण दो हो गया। आपसे इसका कंपेयर दे देगा और पूछेगा बताइए ग्राफ का स्वरूप क्या होगा। तो ग्राफ से रिलेटेड इससे क्वेश्चन आता है, इसको समझेंगे। ठीक, कहता है कि पहला केस क्या कहता है, देखिएगा पहला केस कहता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो निकाय निकाय का हल संगत होगा, संगत होगा तथा तथा संगत, और इसमें लिखेंगे संगत कमा इसका अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रख दीजिए वैसे, परिमित रूप से अनेक हल तथा तथा इसका ग्राफ, ग्राफ क्या होगा तो ग्राफ जो है संपाती होगा। ठीक है, जब ये तीनों जो होता है तीनों गुणांक जो है बराबर आएगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो यहाँ पे तीन तथ्य दिया हुआ है कि इसका हल जो है संगत होता है तथा इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, और तीसरा ग्राफ की बात करें तो ग्राफ संपाती होता है। संपाती का मतलब ये हुआ है कि जब इसका हम ग्राफ खींचेंगे ना तो अगर एक लाइन ऐसे प्राप्त हो रहा है तो इसका दूसरा लाइन भी इसी तरीके से प्राप्त होगा। एक लाइन ऐसे है तो दूसरा लाइन भी इसी पे आएगा, इसी को हम लोग कहते हैं संपाती। ठीक है, तो इसका पहला कंपैरिजन है। दूसरा कंपेयर यहाँ कर देते हैं केस टू, केस टू, केस टू में क्या होगा पहले इसको मिला देते हैं। सारे को मिला देते हैं। तो तीसरा केस नंबर टू,
केस नंबर 2 होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे जी वो तो निकाय बोले तो समीकरण निकाय का असंगत हल होगा, निकाय असंगत तथा इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई कोई हल नहीं होगा, हल नहीं होगा तथा इसका ग्राफ ग्राफ समानांतर होगा, ग्राफ समानांतर होगा। यानी कहने का मतलब है कि जब दो बराबर हो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा आप खींचेंगे तो अगर पहला रेखा ऐसे प्राप्त होगा तो दूसरा रेखा इसके समानांतर होगा, यानी कहीं पे ये कटेगा नहीं, ठीक है, कहीं पे कटता नहीं है ये, ठीक है। तो ग्राफ को इस साइड में हम बना देते हैं, पहला ऐसा है तो दूसरा भी ऐसा होगा, ठीक है, यानी कि दोनों एक दूसरे को काटेगा नहीं। और जानते हैं ग्राफ में कि जब तक दोनों रेखा इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तब तक उसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तो कोई हल इसका नहीं होगा। केस नंबर 3 देखेंगे, कहता है कि यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल हो तो निकाय का निकाय असंगत तथा इसका अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब होता है सिर्फ एक हल तथा इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। यानी आपको यहाँ पे जानना है कि जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है तो निकाय जो है संगत होता है, ठीक है, निकाय संगत होता है और इसका हल कैसा होता है, अद्वितीय होता है और इसका ग्राफ कैसा होता है, प्रतिच्छेदी होता है। यानी कि 3 केसेस में याद रखना है। तीनों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा है, ठीक है। तो इसका ग्राफ जब खींचेंगे तो कुछ ऐसे होगा, अगर एक रेखा खींचेगा तो दूसरा रेखा ऐसे यानी कि इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। तो ये है दो चर के रैखिक समीकरण है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। अगला हेडिंग है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या फिर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन भी पढ़ा जा सकता है, इक्वेशन ही करके आपको पढ़ा रहे हैं। लिखेंगे वैसा समीकरण जिसमें चर संख्या का अधिकतम घात दो होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका व्यापक रूप देखिएगा, इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए आप लोग का जो बुक है ना, इसमें क्वेश्चन एकदम अच्छा लेवल का दिया हुआ है। एग्जाम में उतना अच्छा लेवल का नहीं पूछेगा जितना लेवल का दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है। चलो तो ये क्या हो जाएगा, एक क्या होगा, x² का गुणांक क्या होगा, तो x का गुणांक और c होगा क्या, अचर, ठीक। अब यहाँ पे इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात जानना है। देखिएगा इसमें जो चर संख्या का अधिकतम घात होता है, चर का अधिकतम घात, तो चर का अधिकतम घात की बात करें तो अधिकतम घात कितना आ रहा है जी, 2 आ रहा है। याद रखिएगा किसी भी समीकरण का जो घात होता है, आइए उधर से, किसी भी समीकरण का जो घात होता है ना वही उसका शून्यांक होता है। तो बताइए घात कितना है जी, 2 है, तो शून्यांक कितना होगा, 2, यानी इसका हल कितना होगा, 2 होगा। 2 वैल्यू आएगा हल करने के बाद, तो लिखेंगे कि द्विघात समीकरण का
सिर्फ दो शून्यांक होता है, दो शून्यांक होता है। ये आप लोग 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। लगभग बहुपद लगभग द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण लगभग एक ही जैसा, बस बराबर का अंतर होता है। शून्यांक होता है जिसे क्या कहते हैं जी, अल्फा तथा बीटा कहते हैं, अल्फा तथा बीटा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा कहते हैं। और इसके बाद इसका ग्राफ, इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो बताइए तो घात कितना है, 2 है, बाकी कुछ हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, बराबर होना चाहिए बस। दूसरा देखिएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो बताइए इसमें घात कितना है जी, 2 है, और इसमें इक्वल टू भी है, तो क्या ये द्विघात होगा, दोनों का दोनों क्या है, द्विघात। और पहचानना आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन द्विघात होता है कौन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका ग्राफ देखेंगे, ग्राफ ग्राफ देखा जाएगा द्विघात समीकरण का। तो लिखेंगे कि द्विघात समीकरण का ग्राफ, द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसा होता है जी, पाराबोलिक होता है, यानी कि परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है। बस इस पॉइंट को याद रखना है कि द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, पाराबोलिक होता है, यानी कि ऐसे होगा या ऐसे होगा। ठीक है, क्लियर, पाराबोलिक होगा, लेफ्ट भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। कितने जगह इंटरसेप्ट करेगा, उसी में एक दो पॉइंट जोड़ेंगे कि यह एक्स अक्ष, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्स को काटता है, वाई या एक्स अक्ष या वाई अक्ष को सिर्फ दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। कितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद करता है, दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करता है। देख लीजिए यहाँ या फिर यहाँ, क्लियर। यहाँ पे देता भी है कि ए जो है ग्रेटर होगा 0 से, और वहां पे लिख देता है माइनस में बन रहा है, ये क्या हो रहा है, प्लस में, क्लियर। तो ये रहा द्विघात समीकरण का ग्राफ। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको पढ़ना है नेचर ऑफ रूट, ठीक है, नेचर ऑफ रूट, यानी कि जो द्विघात समीकरण होते हैं उसका जो शून्यांक होता है, रूट होता है, उसका प्रकृति क्या होता है वो जानना है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग नेचर ऑफ रूट, यानी कि मूल की प्रकृति। फार्मूला क्लियर होना चाहिए क्योंकि फार्मूला से ही क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए नेचर ऑफ रूट, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का रूप देखेंगे, उसके बाद उसको हल करेंगे। तो द्विघात समीकरण है ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो देखिए द्विघात समीकरण में मूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको d निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है जी, d। इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। एक लड़का आज बड़ा सुंदर कमेंट किया था, आज नहीं कल का पढ़ के आपको सुनाते हैं, देखिएगा। तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए इसी से रूट डिसाइड होता है कि रूट कैसा होगा। ठीक है, रूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट को हिंदी में क्या कहते हैं, मूल। अगर x के रूप में दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x। फॉर्मूला क्या होगा, -b प्लस माइनस रूट dy 2a। ठीक है, अब इसमें आपको स्पेशल केस जानना होता है। देखिए दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए कि d क्या है तो क्या कहिएगा, विवेचक, विवेचक या विविक्तर होता है। ठीक है, क्या होता है जी, विवेचक या विविक्तर होता है। अब स्पेशल केस देखेंगे और यहाँ पे नेचर जानने का प्रयास करेंगे। स्पेशल केस में नेचर समझेंगे मूल। ठीक है, तो कहता है, देखिएगा केस नंबर 1, केस नंबर 1 कहता है कि यदि
डी जो है बड़ा हो जाए जीरो से, डी क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। आप देखिए खूब पूछा जाता है, तीनों में से कोई दे देगा, या फिर क्लास 10 में खूब आता था ये, ठीक है। यदि डी जो है अभी मतलब सर को नहीं है, आता है, इस बार में आया हो, अगले बार आया होगा जरूर। यदि डी जो है ग्रेटर हो किससे, जीरो से, तो मूल क्या होगा, मूल वास्तविक होगा। क्या होगा जी, वास्तविक जरूर होगा इससे क्वेश्चन। वास्तविक एवं क्या होगा, असमान होगा, असमान होगा। यानी अगर ऐसा केस दिया होगा तो अल्फा का मान भी निकलेगा और बीटा का मान भी निकलेगा, लेकिन अल्फा जो है नॉट इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, अल्फा जो है बीटा के बराबर नहीं होगा। अरे भैया आप ही देखिए, आपने पढ़ना का, हाँ तो इधर देखिए ना, केस टू, यदि डी जो है बराबर हो जीरो तो मूल क्या होगा, मूल वास्तविक हो, वास्तविक होगा एवं समान होगा, वास्तविक होगा और क्या होगा जी, समान होगा। मतलब ये कि अल्फा जो है बीटा के बराबर होगा। और केस तीन, केस तीन, ठीक है, यदि डी जो है छोटा होगा जीरो से, क्या होगा जी, छोटा होगा। छोटा कब होता है, जीरो से, जो संख्या अगर माइनस में आने लगे, माइनस में आएगा क्या हो जाएगा जी, छोटा हो जाएगा। तो डी छोटा हो जाए जीरो तो मूल क्या होगा, मूल काल्पनिक होगा। और जब भी काल्पनिक होगा तो उस समय अल्फा और बीटा निकलता ही, ठीक है। तो ये रहा द्विघात समीकरण का मूल। चाहे द्विघात समीकरण हो चाहे द्विघात बहुपद हो, मूल ऐसे ही निकालेंगे। हाँ, एक कमेंट बड़ा शानदार था जी, देखिए तरह तरह के वाले धरती पे लोग हैं, एक तरफ फ्री में मेहनत कर रहे हैं, देखिए क्या है। और किस पे किया है, तो एक वीडियो आप डाले थे क्लास 10 का, आज ही पढ़ा रहे थे, इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनोमियल। उसमें बताएंगे पोलिनोमियल का प्रकार क्या होता है। वीडियो में मैंने आपको प्रकार बताया गया है, पद के आधार पर, घात के आधार पर और चर संख्या के आधार पर, ठीक है। किया क्या है कमेंट सुनिएगा, ऐसे तो कमेंट पढ़ना नहीं चाहिए लेकिन पढ़ कर सुनाते, बड़ा शानदार है। लिखा है कि पढ़ाना बंद कर दो, मम्मी कसम बहुत घटिया पढ़ाते हो। ऐसे ऐसे लोग हैं, बताइए। तो नीचे उसमें कमेंट किया है कि अरे भाई क्या गलत पढ़ाया है, एक से बढ़ के कमेंट याद विद्यार्थी है, देख रहे हैं, लिखा है कि पढ़ाना बंद कर दो, मम्मी कसम बहुत घटिया पढ़ाते हो। ये कोई ना कोई जो होता है बगल वाले कोचिंग का बच्चा होगा। लेकिन देखिए, देखिए आपको पढ़ना चाहे कहीं भी हो कहीं पढ़िए, लेकिन ऐसे बेहुदगी करने से कोई फायदा है, ऐसे कमेंट का क्या ही वैल्यू है। उसको हम डिलीट कर देते हैं, लेकिन नहीं डिलीट किए तो नहीं, चलिए पढ़ के सुनाते हैं। हमें नहीं लगता कि हमसे अच्छा कोई उसका इंट्रोडक्शन बता सकता है, ठीक है, बेहतर तरीके से बताया गया, लेकिन फिर भी बच्चा है, बच्चा को बुद्धि थोड़ा घबराता है, समझ कर। अच्छा जी, अब आपको पढ़ना है सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग इससे क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे, ठीक। तो चलिए फार्मूला देखते हैं। जैसे कि आप द्विघात समीकरण के बारे में जानते हैं, द्विघात समीकरण के बारे में यहाँ पे आप जानते हैं कि हाँ, द्विघात समीकरण, बताओ कोई बच्चा लिखा होगा तो पहले पहले तो टीचर से कैसे बतियाना है, चाहे पढ़ो कहीं एक लहजा होना चाहिए। और कभी आप सुनते होंगे कि किसी का 1 नंबर से रिजल्ट नहीं हुआ है, किसी बच्चे का, किसी नंबर का आधा नंबर से रिजल्ट नहीं हुआ, पढ़ने में बड़ा एक्सेलेंट था, फिर भी उसका जॉब नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं हुआ। कारण है बिहेवियर। जब तक आपका बिहेवियर सही नहीं रहेगा ना, वो 1 नंबर आपका बिहेवियर से कम हो ही जाएगा, और वही बिहेवियर आपको ले डूबता है। वो नहीं समझ रहा है कि भाई जिसके सामने कमेंट कर रहे हैं भाई बीपीएससी से सेलेक्ट टीचर है, उसे कतई मतलब नहीं है। मजा लेता है सब, मोबाइल फ्री का बात को खरीद के दे दिए हैं, डाटा है उसमें, कर लेंगे। द्विघात समीकरण देखिएगा जी, द्विघात समीकरण अभी आपको बताए थे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तथा इसका शून्यान, इसका शून्यान अल्फा तथा बीटा हो, अल्फा तथा बीटा हो तो
अल्फा तथा बीटा हो तो कहता है कि इसके शून्यांक का ना हरात्मक माध्य निकालिए। क्या निकालिए? इसके शून्यांक का हरात्मक माध्य निकालिए, हरात्मक माध्य निकालिए। तो क्लास 10th में आप लोग माध्य पढ़े हैं ना जी, कुल संख्याओं का योग बटा क्या जी, कुल संख्या। माध्य तो पढ़े हैं लेकिन हरात्मक माध्य नहीं पढ़े हैं, ठीक है। जैसे आप लोग समानांतर श्रेणी पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना समानांतर श्रेणी, उसी प्रकार से होता है। देखिए एपी होता है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक होता है जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, और एक होता है एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। यानी कि ये होता है समानांतर श्रेणी, ये होता है गुणोत्तर श्रेणी, और एचपी को हम लोग बोलते हैं क्या जी, हरात्मक श्रेणी। तो यही आपको पढ़ना है कि अगर आपके पास समीकरण दिया हो, ठीक है, आपके पास समीकरण दिया हो और आपसे पूछे कि हरात्मक माध्य क्या हुआ तो क्या होगा, तो हरात्मक माध्य निकालने का फॉर्मूला देखिएगा क्या होता है। आपको क्या निकालना है जी, हरात्मक माध्य। आज पूछा भी है एग्जाम में, हरात्मक माध्य। ऐसे भी आपको मैथ में हम जब दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे ना, आपको स्टैटिक्स पढ़ाएंगे, वहां पे एचपी आपको अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिएगा शून्यांक के रूप में देगा तो क्या करेंगे, 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। क्या होगा, 2 अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा आपका फॉर्मूला होता है। चलिए ये निकला कहां से है, तो ये निकला है n बट्टा 1 प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा, यहीं से निकला है। यही एक इसका फॉर्मूला होता है हरात्मक माध्य का। तो बताइए n का हो गया तो टोटल संख्या कितना, 2 ही ना जी, तो 2 का 2, ठीक है। और इसको हल करेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, और नीचे क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, तो 2 अल्फा बीटा, और ये अल्फा अल्फा प्लस बीटा, समझ रहे हैं ना, अल्फा प्लस बीटा कहां से निकला है, यहां से निकला है, ठीक है। n बट्टा 1 प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा यहां से निकला है, क्लियर। चलिए तो ये आप लोग निकाल लीजिएगा। अगर आपसे कहा था कि समानांतर माध्य निकाल, समानांतर, तो आप लोग पढ़ेंगे समानांतर माध्य, माध्य को समानांतर माध्य कहते हैं अर्थमेटिक में। तो ये कैसे, कौन संख्या है जी बताइए, दो संख्या है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, तो कुल संख्या 2 है। अरे भाई यहाँ पे देखिए, ये आपका फॉर्म दिया है, इसका शून्यांक कितना है, ये 2 ही का जो होता है आपको हरात्मक माध्य निकालना है, और क्या निकालना है, समानांतर माध्य निकालना है, तो निकल जाएगा, क्लियर। चलिए तो ऐसे करके हम बनाएंगे, ठीक। अब अगला थ्योरी देखिएगा, अगला थ्योरी देखेंगे, द्विघात समीकरण के शून्यांकों एवं गुणांकों में संबंध, गुणांकों में, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है, उसमें आप लोग यहाँ पे समीकरण लिखे हैं और वहां पे क्या लिखा था जी, बहुपद लिखा था, ठीक है। वहां पे 10th क्लास में आप लोग बहुपद के रूप में इसको पढ़े हैं। चलिए जी, तो कह रहा है द्विघात समीकरण के शून्यांकों एवं गुणांकों में संबंध बताइए, तो समझिएगा द्विघात समीकरण ये होता है, ठीक है। आप जानते हैं कि a जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, किसका गुणांक है जी, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और b क्या है, x का गुणांक है, और c क्या है, अचर पद, ठीक है। c क्या है जी, अचर पद है, ठीक। और आप जानते हैं कि इसका शून्यांक कितना होता है, द्विघात समीकरण का शून्यांक कितना होता है, 2 अल्फा और बीटा। तो आप पढ़े हैं ना मूलों का योग, यही से निकलता है ना मूलों का योग, तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है जी, माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी, बी क्या है, तो एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, और ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। दूसरा देखिएगा, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल कैसे निकलता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो सी क्या होगा जी, अचर पद, और ए क्या होगा,
एक्स स्क्वायर का गुणा, ठीक है, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, गुणांक होगा। तो ये दो चीज आपको समझ रहा है जी, द्विघात समीकरण में मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, माइनस बी बाई ए और सी बाई, माइनस बी बाई ए और सी बाई। चलिए अब क्या होता है, अब हम समझेंगे एक और द्विघात समीकरण से एक महत्वपूर्ण टॉपिक को समझेंगे, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक व्यापक तो साथियों द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, क्या होता है जी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए एग्जाम में ना खाली भारी क्वेश्चन नहीं आता, कुछ आसान आता है। जब आसान आता है तो इसी से आएगा। जैसे क्वेश्चन देख लीजिएगा, यदि अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा इज इक्वल टू 3 हो तो द्विघात समीकरण याद करें। द्विघात या तो समीकरण का है चाहे बहुपद का है, ज्यादा खास का अंतर नहीं, बराबर का अंतर होता है। हो तो द्विघात समीकरण क्या, बहुत बार आपसे पूछा जाता है, चेक करिए मूलों का, तो चलिए लिखेंगे द्विघात बहुपद एक समीकरण है, तो द्विघात समीकरण के लिए तो अल्फा है 2 और बीटा है, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस होता है यहाँ पे, माइनस अल्फा कितना है जी 2 और बीटा कितना है 3, एक्स अल्फा कितना है 2 और ये 3 इक्वल टू 0। तो बताइए कितना होगा जी, एक्स स्क्वायर 3 2 5 एक्स प्लस 3 2 6 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलो तो इसके बाद आपको कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला बताएंगे और इसके साथ आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए कुछ और चीज समझेंगे यहाँ पे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हेडिंग भी है जी कि सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उसी को देखेंगे, ठीक है। और किस रूप में देखेंगे, तो अल्फा और बीटा के रूप में इसको समझेंगे, ठीक। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कोई द्विघात समीकरण दे दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 तथा इसके शून्यांक दे दे, इसके शून्यांक अल्फा तथा बीटा दे दे, क्या दे दे जी, अल्फा तथा बीटा दे दे, तब फॉर्मूला किस पर, कभी कभी क्या होता है कि आपसे कहा देगा कि बताओ अल्फा प्लस बीटा निकालो, ये तो आसानी से निकाल दोगे माइनस बी बाई ए, लेकिन ये तो निकाल दोगे तुम माइनस बी बाई ए होगा, लेकिन अगर तुमसे पूछ दे कि अल्फा माइनस बीटा निकालो तब क्या करोगे, अल्फा माइनस बीटा का आधे निकालने के लिए तब क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा और यहाँ का स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा भी तुम्हारे पास है और अल्फा इंटू बीटा भी है, इन दोनों के सहायता से तुम क्या निकाल लोगे, अल्फा माइनस बीटा, क्या निकाल लोगे जी। अच्छा कहोगे सिर्फ फॉर्मूला कहाँ से आया, तो फॉर्मूला यहीं से तो आया है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना जी। हम चाहे इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, अपने से लिख सजा के इसको देखो, तो 4 में से 2 गया कितना हो जाएगा, माइनस 4, वही ना जी। अब ध्यान से देखो, क्या ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, आइए माइनस 4 अल्फा बीटा, और यहाँ पे क्या था जी, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा माइनस बीटा निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, रूट अंडर हो जाएगा। तो उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है, क्लियर। तो ये फॉर्मूला बड़ा काम का होगा जी, ठीक है। दूसरा तीसरा देखिएगा, अगर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर दे दो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा जी, ठीक है।
और फॉर्मूला देखिएगा, चौथा फॉर्मूला देखिएगा 4 नंबर। अगर आपसे पूछ दे कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सिंपल ही क्वेश्चन दे दे कि समीकरण दे दे, अल्फा बीटा दे दे, कहे कि आप अल्फा बीटा नहीं दे, आपसे कहे कि समीकरण देने के बाद कहे कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालो, या तो तुम दोनों को पहले हल करोगे, मैंने इसको हल करके अल्फा बीटा निकालोगे, या फिर फॉर्मूला लगाओगे, क्या लगाओगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस, ये फॉर्मूला होता है। जब हम इसको तोड़ेंगे ना, इतना ही मिलेगा, ठीक है। तोड़ने के बाद कितना मिलेगा, जितना लिखे है उतना ही प्राप्त होगा जी, ठीक। और पांचवा देखिएगा अल्फा क्यू माइनस बीटा, अल्फा क्यू माइनस बीटा को देखो हमको ऐसे सेट करना है, या तो अल्फा प्लस बीटा मिले, या तो क्या मिले, अल्फा इंटू बीटा मिले, क्योंकि हम लोग दो ही का फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको तोड़ेंगे तो फिर इतना ही आएगा जितना दिया हुआ है जी, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, 2 नहीं होगा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। अगर इतना फॉर्मूला याद रहता है तो द्विघात समीकरण के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको बनाने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लाइक वाला बटन दबा देना, और कमेंट में तो अच्छा अच्छा बात लिखना होता है, खतरनाक लिख देता है, ये तो फ्री में मेहनत कर दी, ठीक। तो उसमें भी बारूद है विद्यार्थी, इन्हें समझता है कि सामने वाला मास्टर जो है 12 साल से पढ़ा रहा है, पता ही फर्क नहीं पड़ता है।